Hello and welcome everyone to chapter 2nd, part 1st, The Shehnai of Bismillah Khan. So we will read this chapter and will know what this chapter contains. Okay, so I am going to read the first part of this chapter. Let's get started. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो ऑथर कहता है कि औरंगज़ेब ने अपने दरबार में, अपने राज दरबार में एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, उसको बजाने पे बैन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उस पुंगी की जो आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट थी और बहुत ही श्रिल थी। श्रिल मतलब बहुत ही हाई अनप्लीजेंट नॉइज़ को श्रिल साउंड बोलते हैं। तो पुंगी की साउंड जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट थी, किसी को अच्छा फील नहीं होता था सुनने के बाद उसको, और उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही तेज़ और कानों को चुभने वाली साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। और पुंगी जो है उन शासनकाल में उन सभी इंस्ट्रूमेंट का एक कॉमन सा नाम हो गया था सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स हों, जो कि फूंक के बजाए जाते हों और सिलेंड्रिकल शेप में हों। ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो नॉइज़ क्रिएट करते थे उनको एक जेनरिक नेम, एक कॉमन नेम दे दिया गया था, पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वापस से इसकी ज़रूरत लोगों को महसूस होने लगी, वापस से ये राज दरबार में फिर से इनका यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो एक बार्बर मीन्स जो हेयर कट करते हैं, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का एक बार्बर जिसका रॉयल पैलेस में आना जाना था, उसने ये डिसाइड किया कि जो पुंगी की जो टोन है उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा। ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने जो है एक पाइप चूज़ की जो कि एक नेचुरल हॉलो स्टेम था, मतलब खोखला स्टेम, अंदर से खोखला, ऐसी पाइप जो है उसने चूज़ की। और वो पाइप जो है पुंगी के साइज़ में लंबी थी और पुंगी से चौड़ाई में भी ज़्यादा थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस स्टेम की बॉडी पे उसने 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। कहता है कि जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया और बजाते वक्त वो उन छेदों को कुछ को खोलता था, कुछ को बंद करता था, तो उस वजह से बहुत ही सॉफ्ट और मधुर आवाज़ निकलना शुरू। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने बजाया, जितने भी रॉयल लोग थे उनके सामने बजाया, और सारे लोग जो है उस टोन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और उस वजह से उसका नया नाम भी देना था। एज द स्टोरी गोज़, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, means barber, हिंदी में नाई बोलते हैं उसको, the instrument was named the शहनाई। तो इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये शाह के दरबार में पहली बार एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। अब धीरे धीरे शहनाई की जो आवाज़ थी उसको लोग ऑस्पिशियस मानने लगे, एक तरीके से
गुड लक मानने लगे इसकी टोन को, मतलब एक ऐसी टोन मानने लगे जिससे कि खुशियाँ आएंगी, एक तरीके का इसको अच्छा टोन जो है मानने लगे, और अच्छे अच्छे टाइम पे, इम्पॉर्टेंट टाइम पे जिसमें कि गुड लक चाहिए, ऐसे टाइम पे इसका बजाना भी शुरू हो गया। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इसी वजह से, क्योंकि इसको ऑस्पिशियस माना गया, ऐसा माना गया कि इसकी टोन से हमेशा अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छा लक आता है, इस रीज़न से ये अभी भी टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाई जाती हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग में जिसको अभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट। अगर हम पीछे की बात करें तो जो शहनाई है वो जो राज दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट शहनाई भी हुआ करती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन पास्ट के बाद अगर उसके बाद की बात करें तो अभी हाल तक ही इसका इस्तेमाल मंदिरों में और शादियों में हुआ करता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ऑथर कहता है कि शहनाई का इस्तेमाल राज दरबार के बाद सिर्फ मंदिरों और शादियों में इस्तेमाल होता था, लेकिन इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए जो इंसान ने मेहनत की, उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब वो 5 साल के थे तो वो एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमराव में, जो कि बिहार में पड़ता है। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing Bhojpuri Chait, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local महाराजा। तो वो वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। तो वहाँ पे पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था, तो वहाँ पे वो अक्सर जाया करते थे भोजपुरी चैत गाने के लिए। और गाने के बाद जो है उनको एक बड़ा सा लड्डू, जिसका वेट जो है करीब 1.25 kg होता था, वो एज अ प्राइज़ उनको लोकल महाराजा के द्वारा मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये करीब 40 साल पहले की बात है कि वो छोटा बच्चा इतनी दूर यात्रा अपनी तय कर चुका था कि उसको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और ये बहुत ही अच्छे फैमिली से, अच्छे म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार से। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, ये जो है शहनाई नवाज हुआ करते थे भोजपुर के राज दरबार में। His father पैगंबर बख्श and other parental ancestors were also great शहनाई player। दादा के साथ साथ इनके पिताजी पैगंबर बख्श और बहुत सारे इनके पूर्वज बहुत अच्छे अच्छे शहनाई प्लेयर हुआ करते थे। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in the next video. Till then, read and revise the chapter. Thank you.